पाखंड, अंधभक्ति और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ न्यूज नेशन ने एक मुहिम शुरू की जिसका नाम था ऑपरेशन पाखंड लो। जी हां, हमने इस अपने शो में ऐसे तमाम चेहरों को बेनकाब किया जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कैसे संभव हुआ? हमारे सहयोगी अनिल यादव ने एक बड़ा जोखिम लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया। वो स्टिंग ऑपरेशन जो जोखिम भरा था लेकिन जनहित के लिए जरूरी हो गया था। आखिर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वो तमाम चेहरे बेनकाब हुए, सबके सामने आए जो सालों से इस तरीके के धंधे को चला रहे थे और लोगों को बरगला रहे थे। आज हमारे साथ अनिल यादव मौजूद हैं। हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर कितना मुश्किल रहा ये सफर, कैसे ये थॉट उनके दिमाग में आया कि लोगों को जागरूक करना है, ऐसे चेहरों को बेनकाब करना है, कहां से शुरुआत की, कैसे प्लानिंग की, कैसे अंजाम दिया और आखिर कैसे पूरा ऑपरेशन सफल रहा। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया लक्ष्मी जी। अनिल जी, पहला सवाल मेरा ये कि ये थॉट कैसे आया, आखिर आपको कैसे जरूरी लगा कि ये सब करना है, कैसे शुरुआत की, कितनी मुश्किलें आई? क्योंकि जब स्टिंग ऑपरेशन लोग सुनते हैं तो एक चीज तो जहन में आ जाती है कि कुछ ऐसा रहा होगा जो समाज के खिलाफ होगा, जिसको आपने उजागर किया है, कुछ ऐसा रहा होगा जो सिस्टम के खिलाफ रहा होगा। तो जाहिर है कि इसमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं खतरा भी रहता है, आपको परेशानी भी होती है। उन तमाम स्टेज को पार करके आपने इसको सफल अंजाम दिया, चेहरों को बेनकाब किया, कैसे संभव हुआ? लक्ष्मी जी, हम काफी दिन से ना एक ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन पाखंड नाम से एक सीरीज चला रहे हैं जो न्यूज नेशन की एक मुहिम है। उसमें हम हर वर्ग, हर समुदाय के ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर एक धंधा चला रहे हैं, लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, उनका मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं, इसके खिलाफ काफी दिन से हमने एक मुहिम चलाई है न्यूज नेशन ने। उस मुहिम के दौरान हमें ना कई मेल आने लगे लक्ष्मी। वो मेल ऐसे आने लगे, उन मेल में क्या हुआ कि हमें कंप्लेंट्स आने लगी कि आप फलाने समुदाय के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, उस समुदाय के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपने दरगाहों पर ऐसे ऐसे खेल होते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा सुना भी नहीं होगा जी। और सही सही बता रहा हूं लक्ष्मी, यकीन मानिएगा। हम जब दरगाहों पर गए ना, दरगाहों में हमारी भी आस्था है, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारी भी आस्था है दरगाहों पे। हमारा मकसद दरगाह के खिलाफ नहीं है, हमारा मकसद दरगाह पर बैठे जो दरगाह को एक दुकान बना चुके हैं, धंधा बना चुके हैं, एक प्रॉपर दुकान चला रहे हैं और एक मेन्यू होता है। हमने ऐसे ऐसे खादिमों को एक्सपोज किया अपने खुफिया कैमरे से। आप सोच सकते हैं कि मैं AK-47 का डीलर बन के गया एक खादिम के पास। ओके। उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने कहा कि मेरा AK-47 का बिजनेस है और मुझे इस बिजनेस को बड़ा करना है और मुझे AK-47 जो मंगानी है पाकिस्तान के रास्ते से मंगानी है। उसने कहा मैं ऐसी पूजा करूंगा, ऐसी पढ़ाई करूंगा, वो पढ़ाई, पूजा को पढ़ाई कहते हैं, ऐसा तंत्र मंत्र करूंगा कि जब आप AK-47 के भारत में घुस रहे होंगे ना, AK-47 वो रास्ते अपने आप बॉर्डर खुल जाएंगे। मैंने कहा सैनिक कहाँ चले जाएंगे? तो उसने कहा सैनिक बेहोश हो जाएंगे, ऐसा तंत्र मंत्र करूंगा। और सुनिए, मैंने कहा कि हम ऑनलाइन सट्टा चलाते हैं, हम सट्टेबाज हैं, हम बुकी हैं, जो सट्टा खिलवाते हैं ना, हम वो हैं, क्रिकेट के सट्टा खिलवाने वाले। तो हम फिक्सर हैं, मैच फिक्सर। हम मेरठ की एक दरगाह में गए, उस खादिम से हमने कहा कि हम सट्टेबाज हैं और हम फिक्सर हैं और हम क्रिकेटर को क्या ऐसा करें कि क्रिकेटर हमारी बात माने जी। तो आप लक्ष्मी सोच सकते हैं उसने हमसे क्या कहा। उसने इशारे कैसे किए? उसने कहा कि जब एम्पायर ऐसे उंगली उठा रहा होगा ना, वो आउट नहीं देगा, वो बॉल को वाइड दे देगा। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने कहा वो मेरी ताकत है और उसने दावा किया कि वो कई बार ऐसा कर चुका। हमने कहा ऐसे कैसे होगा? उसने कहा जब बॉलर बॉल डालने जाएगा, बॉलर पेसर होगा लेकिन उसकी बॉल 80 की स्पीड से जाएगी, ऐसा उसने दावा किया। उसने कहा वहां पे सब वशीकरण हो जाएगा। मतलब मैच की भी पूरी नॉलेज है? पूरी नॉलेज इनको सब है। अच्छा, आपको पता है जब दुकान चलानी होती है ना अच्छे से, जब ग्राहकों को लूटना होता है और कोई तो काम धंधा है नहीं, जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, कोई पायलट होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, ये उनका धंधा है। तो अपने धंधे में वो एक्सपर्ट है, उनका काम है, उनकी दुकान है। तो आप सोचिए कि उसने हमें, खादिम ने हमें बताया, और पता है कैसी कैसी डिमांड करते थे हमसे, पैसे के साथ साथ। कोई खादिम हमसे कहता था कि हमें स्कूटी दिलवा के लाओ, और उस स्कूटी से हमने खुफिया कैमरे में वो रिकॉर्ड किया, वो स्कूटी लेने हमारे साथ शोरूम पे चल दिया।
स्कूटी पे बैठा, कह रहा मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी ये वाली कंपनी की पसंद है। कई खादिम हमसे चरस मांगने लगे। तो एक बात जो अभी मेरे जहन में आई, मुझे लगता है, माफी चाह रही रोक रही हूँ आपको, आप कैसे चुनते थे इन चेहरों को? आपको कैसे जानकारी मिलती थी? क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना, आपके पास राइट इंफॉर्मेशन होना, राइट टीम होना, सही समय पर वहां पर जाना, अपने ऑपरेशन को अंजाम देना। कैसे मतलब आपने ये पूरे लोगों को चुना? और दूसरा जो अपने कैरेक्टर आपने चुने, आपने कहा कि मैं पहले AK-47 के लिए गया, फिर मैं मैच के लिए गया, आगे आपने और भी कुछ कैरेक्टर्स अपने अलग अपनाए, कैसे? लक्ष्मी, हमारे पास है ना मेल आने लगे कि फलानी जगह ऐसा हो रहा है, फलानी जगह ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या किया, मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ, वो मास्टर हैं इन सब चीज़ों के, स्टिंग ऑपरेशन के मास्टर हैं। तो हम जब यहाँ से जाते थे, हमने ना सैंपल की तरह चुने, जैसे दूध के नमूने लिए जाते हैं ना, हमने क्या करा, हम हर दरगाह गए। आपको तो दिल्ली NCR की ज़्यादातर दरगाह हम गए हैं। ठीक है। और ये नोएडा है, दिल्ली से सिर्फ महज किलोमीटर की दूरी है। ये नोएडा में जहाँ हम बैठे हैं, इसके 2 किलोमीटर दूर, 2-3 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, जिसे खरगोश पार्क वाली दरगाह कहते हैं। हम उस खादिम के पास गए, उसने ऐसे दावे किए और ऐसी चीज़ों के दावे किए। उसने कहा कि आपके पार्टनर को मैं बांध दूंगा, आपके सामने दुकान है वो बांध दूंगा, बिजनेस बांध दूंगा, इसके एवज में क्या करना होगा। उसने 1.5 लाख रुपए मांगे। और 1.5 लाख में हमने कहा क्या करेंगे आप? उसने कहा चीतल की बलि दूंगा। आपने दिए 1.5 लाख? हमने 1.5 लाख नहीं दिए, हमने कुछ पैसा एडवांस दिया, बाकी लाने को कहा। एक हम नोएडा में एक दरगाह में गए, सेक्टर 122 में एक दरगाह है। उसने हमसे कहा कि 50,000 रुपये ले आओ। उससे मैंने कहा था मेरा बॉस मुझे परेशान करता है, बॉस का वशीकरण कर दो। तो उसने कुछ सामान दिया और कहा बॉस को चुपचाप मिला के पिला देना। हमने कहा अच्छा, और क्या क्या करेंगे? तो उसने कहा बॉस पता है पूरी तरीके से कब्जे में कैसे आएगा? मैंने कहा कैसे आएगा? उसने कहा उल्लू की कलेजी चाहिए। मैंने कहा क्या? कह रहा उल्लू की कलेजी। तो मैंने कहा कहाँ से आएगी? तो उसने बताया कि उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ से आएगी। उनका मकसद ये नहीं था, उनका मकसद है पैसे मुझे दे जाएं। तो सोचिए, जानवरों के प्रति, पक्षियों के प्रति भी कितनी क्रूरता है इनकी। लेकिन ये भी बताता है कि इनका एक बड़ा नेटवर्क भी है जो यहाँ से उत्तराखंड तक है। आपने कहा कि वो उल्लू की कलेजी उत्तराखंड मिलेगी। ये जिन दुकानों पे आपको भेजेंगे ना, वो कुछ भी दे देंगे आपको। अब सोचिए, आपने कभी ऐसे नाम सुने? भूत दाना, डायन दाना, प्रेत दाना, आपने शायद ये नाम नहीं सुने। कस्तूरी, शायद किसी हिरण में से निकलती है। हाँ, कस्तूरी। हम अर्थला पीर पर गए जो गाजियाबाद में है। उसने हमसे 1.5 लाख रुपए मांगे 2 लोगों को मारने के। हमने कहा कैसे मारेंगे? तो उसने कहा आप यहाँ बैठेंगे, जिन आपके सामने आएगा और यहाँ बैठ के पूजा होगी। कुछ बली वली की बातें करी उसने, और यहाँ बैठ के पूजा होगी, और पूजा जब करेंगे तो जिन आपके साथ आ जाएगा और यहाँ बैठेगा और हम यहाँ से घाल छोड़ेंगे। मैंने कहा घाल क्या होती है? तो उसने कहा एक मटकी उड़ेगी। मैंने कहा मटकी? कह रहा मटकी आपको नहीं दिखाई देगी और जो मरेगा उसको नहीं दिखाई देगी। मैंने कहा कितने दिन में मर जाएगा आदमी? तो कहने लगा कि 1 महीने बाद उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने कहा फिर? तो उसने कहा लेकिन इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं आएगा, फिर उसके बाद उसकी पत्नी मर जाएगी। तो मैंने कहा फिर कितना खर्चा आएगा? तो उसने मांगा 1.5 लाख रुपए। अच्छा, ज़्यादातर का रेट यही था, 1 लाख, 1.5 लाख, 75,000 रुपए था, मतलब आसपास ही था। सबका नेटवर्क, आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं। हम दिल्ली में, आपने कई बार पोस्टर देखे होंगे लक्ष्मी, बसों में, ऑटो रिक्शा के पीछे, कि वशीकरण आए, मनचाहा प्यार पाए। तो हमने एक सैंपल ये भी उठाया। वो प्रॉपर दुकान, हम गए, रिसेप्शनिस्ट थी, पढ़ी लिखी रिसेप्शनिस्ट। उसने नाम लिखा, कहाँ से आए? अनिल, नोएडा। 300 रुपये जमा करवाए, अंदर मिलने भेज दिया। ठीक है। लक्ष्मी, वहाँ पे इस बात को गौर से सुनना, वहाँ पे सिस्टम था एंटी बगिंग सिस्टम। कोई कैमरा, कोई भी कैमरा, किसी भी तरीके का कैमरा उसकी फोटो नहीं ले सकता था। ये बात हमें कब पता चली? जब हम वहाँ से निकल आए। हमने भारा के वीडियो देखी, वीडियो पूरी ग्रीन, मतलब अजीब सी वीडियो। हमने कहा क्या, मेरे सहयोगी काफ़ी एक्सपर्ट है इस मामले में। उसने कहा कि इसके पीछे ना ये बगिंग सिस्टम लगा हुआ। तो मैंने कहा फिर अब कैसे इसे कैप्चर करें? कैप्चर करना बहुत ज़रूरी हो गया था। हमने कहा कैसे कैप्चर करेंगे इसे? तो उन्होंने कहा अनिल आप इधर बैठना। उन्होंने एंगल चेंज किया। लक्ष्मी, एंगल जब हमने चेंज किया, जब बाहर आके देखा, तब फुटेज बनी। अब उसने क्या किया? मैंने कहा कि हम मटके का सट्टा, आपने मटके का सट्टा सुना होगा, 2100 फिल्मों में आपने काफ़ी सुना होगा। हमने कहा मटके का सट्टा चलाते हैं। तो उसने कहा इसमें आपको फ़ायदा पहुंचाऊंगा। कह रहा, उसने एक और बात बोली, उसने कहा कि मैं इसका एक्सीडेंट करवा दूंगा, आप
कि जो सामने ना, मैंने कहा मेरा प्रतिद्वंदी है, वो उसका काम मेरे से ज्यादा चल रहा है, तो उसने कहा मैं एक्सीडेंट करवा दूंगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि आप पहले गए, कैप्चर नहीं हुआ, बाहर आए, फिर से दोबारा गए। अगर ऐसे में शक हो जाता है सामने वाले को, तो आपको एक डर भी रहता होगा कि कहीं हमारी हकीकत सामने ना आ जाए, एक बड़ा रिस्क रहता होगा उस वक्त। लक्ष्मी, डर की आपको बात बताता हूँ। हम डासना में एक दरगाह में गए, जी। जब हम अंदर गए तो कोई नहीं था, लेकिन मैंने बीच बीच में कुछ एक्टिंग करनी पड़ती है, कभी गाड़ी से कुछ लाना पड़ता है, ताकि ये दिखाना पड़ता है कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा है, मतलब गाड़ियां हैं, हम अच्छी गाड़ी लेके जाते थे लग्जरी, ताकि इन्हें ये विश्वास हो जाए बड़े लोग हैं। बड़े लोग हैं। हम वहाँ पर गए थे, टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। मैंने बताया कि मेरा भाई पहलवान है, नेशनल खेलता है, वो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में जाना चाहता है, ओके। कुछ ऐसा कर दो कि सामने वाला पहलवान चित हो जाए। चित हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा इत्र देंगे, ऐसा ताबीज बांध के देंगे कि ताबीज यहाँ बांधेगा उसमें जिन होगा। कह रहा अब आपका भाई कुश्ती नहीं लड़ेगा, वो जिन कुश्ती लड़ेगा। लक्ष्मी, जब हम अंदर तो गए, जब मैं गाड़ी के बाहर गया, गाड़ी से कुछ सामान लेने गया, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह की, भाई की फोटोग्राफ्स, वो सब एआई था, एआई जनरेटेड फोटोग्राफ थी। फोटो लेने गया, बाहर कम से कम 30-40 लड़के, कोई सिगरेट पी रहा था, कोई चाय पी रहा था, 30-40 लड़के, और सब असामाजिक तत्व, सब गुंडा तत्व। और अगर वहां जरा सा शक हो जाता, जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके के खुफिया कैमरे होते हैं, अगर जरा सा शक हो जाता, जान से तो नहीं मारते, क्योंकि ये हमारे साथ बैकअप कुछ होता था, लेकिन अधमरा तो कर देते। अधमरा कर। सबसे ज्यादा हमें डर बड़ा बताऊं, रिस्क रहता है। हमें सबसे ज्यादा डर आपको बताऊं, मतलब बिल्कुल सच बताऊंगा, सबसे ज्यादा डर हमें लगा डासना में। जब ऐसा वहां क्या हुआ? वहां एक तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है। जब वहां अंदर घुसे, वहां कम से कम, और वो बार बार है ना हमारी तरफ ऐसे, उन्हें यकीन नहीं होता। अगर हमारी ये प्रैक्टिस ना होती ना, क्योंकि मैं पहलवानी के बारे में जानता हूं, अब उनने, और वो भी जानता था, अब उसने पूछना शुरू किया कि आपका भाई कहाँ पहलवानी करता है, नाम क्या है, ये है वो गूगल पे हम सब कुछ देख के जाते हैं। देख के जाते थे। और पहलवानी की मुझे मतलब आप नॉलेज अपनी है, तैयारी इतनी मुझे मजबूती से करते थे कि कहीं भी कोई लूपहोल न रह जाए। ताकि, क्योंकि जरा सा अगर आप पहलवान का भाई बन के जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता पॉइंट सिस्टम क्या होता है, नेशनल में किसके खिलाफ खेलेगा, ट्रायल कब है, कैंप कहाँ कर रहा है। उसने मुझे पूछा कि आपका भाई का कैंप कहाँ लगा है। अब किसी आम आदमी से पूछेंगे कैंप कहाँ लगा है, तो उसे पता ही नहीं होगा। मैंने कहा कि मेरे भाई का सोनीपत में राय में कैंप लगा, तो उसे यकीन हुआ कि बात तो सही कह रहा है। उसने 2-3 क्रॉस क्वेश्चन किए, तो उसने कहा कि कहाँ का रहने वाले हैं आप। मैंने कहा मैं हरियाणा भिवानी का रहने वाला हूँ। तो उसने कहा भिवानी में कहाँ के हैं। फिर मैंने अपने गाँव का नाम बताया। जब उन्हें लग गया कि सच बोल, क्योंकि हरियाणा से पहलवान बहुत आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से, तब उसे बातें लगी। उसने मेरे से 1-2 पहलवानों के नाम पूछे कि आप उसको जानते हैं। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। हमें ना कई बार नाम भी सही बताने, अपना नाम सही बताना पड़ता है, क्योंकि वो आपसे बाई चांस आधार कार्ड आईडी मांग ले, प्रूफ ले लें तो अगर वो गलत हुआ तो शक हो जाएगा और आपका खेल खत्म हो जाएगा। और जिसको, अब आप सोचिए, जिसको एक्सपोज कर रहे हैं, उस एक्सपोज करने के बाद से उसकी दुकान बंद होने वाली है, सामाजिक रूप से बहिष्कार होगा, और कितने खादिमों को हटा दिया गया उनकी दरगाहों से, कितने जेल चले गए। तो सोचिए उस टाइम पे वो कुछ भी कर सकते हैं। जब अपनी दुकान बंद होते देखेगा ना इंसान, वो कुछ भी कर सकता है लक्ष्मी, बिल्कुल वो जान से भी मार सकता है। अच्छा, इस दौरान आपने इतने सारे स्टिंग ऑपरेशन किए, और अभी तो और लाइन में हैं जो हम देखेंगे, हमारे दर्शक भी देखेंगे कि वो जब चलेंगे तो क्या कहीं कुछ ऐसा नजर आया जो बाकी दरगाहों से हटके हो, कुछ ऐसा हो जो आपको भी हैरान कर रहा हो कि यार इसकी तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी, ऐसा भी हो सकता है? लक्ष्मी, हम गए एक दरगाह पर, मेरठ में दरगाह थी, उसे एएसआई के वो अंडर दरगाह, ठीक है। तो जब हम उस दरगाह पर गए, बहुत सुंदर दरगाह, मतलब आप देखेंगे, दावा ये किया जाता है उसे छतरी वाली दरगाह कहते हैं। ओके। और शाहपीर की दरगाह उसे औरंगजेब ने बनवाया था। सोचिए कितनी पुरानी, बड़ी सुंदर है, उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा। उस दरगाह में गए, उसमें दावा ये किया जाता है जब ऊपर से पानी गिरता है, उसकी छत खुली हुई है, तो वहां पर बारिश की बूंदे कब्र तक नहीं आती हैं। जो दरगाह है वहां तक, जहाँ पे चादर चढ़ाई जाती है, वहां तक बूंदे नहीं आती है। हमें ये लगा कि शायद इतनी बड़ी दरगाह, इतनी ऐतिहासिक दरगाह, तो वहां पे कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम वहां गलत हो गए, वहां ऐसे ज्यादा हुआ। हम गए, हम इंतजार कर रहे थे सुबह से। हमने वहां का एक लोकल आदमी पकड़ा, वो उनका चेला था। हमने उसे कहानी बताई कि हमारा दिल्ली में टैक्सी का काम है, ये है वो है। उसने हमसे कहा कि हम आपका काम करा देंगे, हमें पैसे देना। हमने उसे पैसे भी दिए, वो लेके चला गया। हमने उससे कहा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जल्दी से ये खादिम साहब खुलेंगे नहीं, बहुत बड़े खादिम है, आप ये कह देना आप हमारे यहाँ जॉब करते हैं। तो उसने जब गया तो उसने कहा खादिम से कि मैं इनके यहाँ जॉब करता हूँ, मेरे ये सर हैं, तो इनका काम है, तो खुलने में आसानी हो गई।
हमने उस खादिम को कहा, और वो खादिम, आप लग्जरी गाड़ी से वो खादिम आता है, उसकी मतलब ब्रांड का नाम नहीं, लेकिन बहुत लग्जरी गाड़ी थी, कम से कम 1 करोड़ की गाड़ी होगी। जब वो लग्जरी गाड़ी से आया, हमने कहा खादिम बहुत बड़ा है। खादिम साहब अंदर आए तो हाँ, बाकायदा उनकी मरीजों की, तथाकथित मरीजों की लाइन लगी हुई थी, कम से कम 150 लोग। हमें लगा हम सबसे बाद में देखेगा, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन इतनी सटीक होती है ना, उन्हें पता होता है कौन गाड़ी से आया, कौन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया, क्योंकि जो गाड़ी से आया ना, वो उनका बड़ा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट वो क्लाइंट समझते हैं। जब हम अंदर गए, मैंने कहा मेरे गाड़ियों का काम है, मेरी गाड़ी रोज एक्सीडेंट हो रही है। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा उस पर ना जिन्नात का साया है। और वो मेरा हाथ देखने लगा, हाथों की लकीरें, हाथों की लकीरों से देख के बता दिया कि आपके ऊपर भूत है, आपके ऊपर ये घाल छोड़वा रखी है, आपका वशीकरण किया हुआ है। तो मैंने कहा कैसे होगा, क्या सब होगा? उसने बताई कि आपको 51,000 रुपये देने पड़ेंगे, और 51,000 रुपये देंगे आपकी गाड़ियों का एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। मैंने कहा हो क्यों रहा है? कह रहा है कि जो आपका प्रतिद्वंदी है ना, मैं ऐसा काम कर दूंगा, आपका प्रतिद्वंदी जितनी भी कारें लेके आएगा वो डेली एक्सीडेंट होगी। मैंने कैसे कैसे होगा? कह रहा वो जो कारें चलाएगा ना, वो जिन चलाएगा और जिन एक्सीडेंट कर देगा। मैंने कहा जिन गलत काम के लिए होते हैं क्या? उसने कहा जिन मेरे गुलाम हैं, मैं उनको खाना खिलाता हूँ, जिन्नों को मैं उनको खाना खिलाता हूँ, जो मैं कहूँगा वो करेंगे। लक्ष्मी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हम गए, बहुत बड़ी दरगाह है मुजफ्फरनगर मेरठ के बॉर्डर पर। उस दरगाह में हम गए, वहाँ डर, अगर कोई मतलब कि कमज़ोर दिल का इंसान चला जाए वहाँ डरेगा, क्योंकि एक तो बहुत भीड़ में अंदर जाके जंगलों में। हम वहाँ गए, उसने बैठने से, जैसे हम बैठने लगे, उसने कहा यहाँ मत बैठो, यहाँ जिन बैठा हुआ। एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा, एकदम से चौंकता है इंसान, मैंने एकदम से पीछे मुड़ के देखा, कहाँ बैठा हुआ? कह रहे बराबर में बैठा हुआ है, 2 बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, उसने कहा 2 बच्चे भी इसके साथ बैठे हुए हैं। मैंने कहा इस कमरे में अंदाजा कितने जिन है? उसने कहा 400 जिन है। मैंने कहा इस कमरे में, कह रहे एक के ऊपर एक बैठे और हमारी बातें सुन रहे हैं। मैंने कहा कि क्या महिलाएं भी जिन होती हैं? क्या ये आसान होता है इतना? ये लोग जो कहते हैं, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? मुझे तो लक्ष्मी नहीं लगता। नहीं, वो इसलिए भी सवाल मेरे मन में, क्या हर किसी के जहन में आ रहा है कि मान लीजिए आपने सारी चीज़ें उसको फर्जी दी, एआई की फ़ोटो दी, आपने अपना जो बिजनेस बताया वो भी नहीं है, उसने आपकी लकीरों को भी पढ़ लिया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि ये सब गलत है, कोई राइट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। लक्ष्मी, इनका ना काम धंधा बस कैसे भी, क्योंकि इनके पास है ना, मतलब परेशान लोग जाते हैं। हाँ, सोचने समझने की शक्ति, जब आप परेशान होंगे ना, आपको सोच समझ नहीं पाते होंगे। Yes. जब हम उनके पास जाते हैं तो पहले से ही परेशान होते हैं हम, मतलब हम तो बन के गए हैं। हाँ, तो कोई आम आदमी जाता है तो परेशानियां लेके जाता है, कुछ समझ ही नहीं पाता। जब हम उनके पास गए लक्ष्मी, उस दरगाह की आपको कहानी बताता हूँ। उसने एक बोतल दी, बोतल के अंदर जिन डाला और बंद कर दी। उसने कहा वहां खोलना, उसके घर में जाके। वो हमने लाइव शो में खोली, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। तो उसने कहा कि आपको दिखेगा कि नहीं उसने दिखेगा? कहा दिखेगा नहीं, लेकिन एक आपको महसूस होगा। मुझे महसूस भी नहीं हुआ। आपको महसूस नहीं हुआ? अच्छा, आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसने कहा कि एक हार्ट अटैक से एक व्यक्ति 1 महीने में मर जाएगा, उसकी पत्नी मर जाएगी, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। क्या ऐसा वाकई संभव होता है कि मतलब किसी को मारना इतना आसान है? लक्ष्मी, ये इनका धंधा है। जब तक आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर देंगे, तब तक आप कैसे मान लोगे? अगर आप इनसे कहेंगे ना मुझे चंद्रयान की लॉन्चिंग करानी है, तो पैसा लेके वो भी कहेंगे, दावा कर देंगे कि हम बट चंद्रयान। इनको ये डर नहीं होता कि अगर नहीं होगा, मान लीजिए आप किसी चीज के लिए पैसे इनकी ले डेली की प्रैक्टिस है ये। मैं भी सोच रहा था, जब हम कई दरगाहों पे काउंसलिंग बहुत अच्छी होती है। काउंसलिंग बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त जैसे होती आप 1 महीने बाद गए, हाँ, ये नेक्स्ट स्टेप है। हाँ। जैसे आप 1 महीने बाद गए, आप कहे कि मेरा तो काम नहीं हुआ, ये पता है क्या कहेंगे? कि जो सामने वाला है ना, उसने बहुत बड़ा हाँ, कोई खादिम पकड़ा हुआ है, अब उससे या भी तंत्र- बड़ा आपको कराना अब पड़ेगा। आपको कराना पड़ेगा। अब वो 1.5 लाख की जगह 3 लाख हो जाएंगे। 3 लाख हो जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं जोड़ लेंगे कि बस, तब तक आपको खुद की समझ, कहते हैं ना अकल बादाम खा के नहीं आती, ठोकर खा के आती ठोकर है। खा के जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी ना, आप समझेंगे ही नहीं। कितने लोगों को अब तक इन्होंने इस तरीके से बेवकूफ बनाया होगा? लाखों लोगों को। लाखों लोगों। जब हम जिस दरगाह पे गए, कोई कम भीड़ वाली दरगाह नहीं थी, सब बड़ी बड़ी दरगाहें, भीड़ लगी रहती थी। पूरी रेट लिस्ट होती है। रेट लिस्ट आपको बताऊं? रेट लिस्ट मारने के नहीं, बेहोश वशीकरण के 51,000 रुपए, ओके, हार्ट अटैक के 1 लाख रुपए, जान से मारने के 1.5 लाख रुपए, और किसी दूसरे की औरत का वशीकरण करने के 50,000 रुपए। ये बाकायदा रेट लिस्ट है। ओके। और ये बताते कि हम रात को पढ़ाई करेंगे, कोई बताता हम शमशान में क्रिया करेंगे, कोई कब्रिस्तान में क्रिया करेंगे। अब सोचो, आप खुद समझो कैसे लोग इन दरगाहों पर बैठे हैं, जहां पर क्या आपको भी हजारों कभी लाखों लोग- कब्रिस्तान जाना पड़ा इस बीच? नहीं, हमें
एक ने दावा किया था कि मैं आपको रात को कब्रिस्तान जाऊंगा लेकिन हम जाना नहीं चाहते थे। वजह इसलिए हम उन कुकर्मों में शामिल भी होना नहीं। हमारा मकसद बड़ा बेसिक सा था, बड़ा छोटा सा मकसद था। हमारा मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जो समाज के लोग हैं वो जागरूक हो, इनकी सच्चाई सामने आए। और हमारा जानबूझ के हमने किसी को नहीं फंसाया। वो दूध पीते बच्चे नहीं है वो लोग, बिल्कुल ठीक है। बड़े उम्र दराज लोग हैं। किसी की भी उम्र लक्ष्मी 40 से कम नहीं होती। जिस भी खादिम के हम 40 से कम का हमें कोई खादिम नहीं मिला, एजेंट मिले। आप सोचिए, वो लोग हमें कई बार मिले, ओनर बोलने लगे हमें बरगला दिया गया। आप सोच के देखिए कि मैं आपके मुंह से कुछ निकलवा सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है। इनके मुंह से निकालता है इनका लालच। जितना बड़ा लालच उतना बड़ा गुनहगार। और मुझे लगता है कि अनिल जी जो आपने किया वो विदाउट स्टिंग ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था कि हम उसे समाज के सामने ला के रख सके। हम जैसे ही कैमरा खोल देंगे ना, कैमरा खोल देंगे, बड़ा सा कैमरा जो हमारे बड़े बड़े कैमरे, अगर ऐसे खोल देंगे, आपको लगता है एक शब्द भी वो बोला? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी हो गया था कि खुफिया कैमरे के थ्रू इनकी सच्चाई देश जाने। और लक्ष्मी, ये सोचो, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, और इसी देश के खिलाफ ये एक तरीके का देशद्रोह है। अब सोचो, मैं बन के गया हूं AK-47 का डीलर, लग्जरी कार चोर, सट्टेबाज और ड्रग्स माफिया। मैंने उनको बताया मैं ड्रग्स भी। अगर सोचिए, जरा सी भी उनके अंदर जरा सा भी देश के प्रति, समाज के प्रति प्यार होता ना, तो हमें भगा देते वहां से। हमें भगा देना चाहिए था। और हमें बड़ा अच्छा लगता कोई हमें ऐसा खादिम मिलता जो हमें, जैसे हम कहते कि हम सट्टेबाज है, वो हमें भगा देता। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि आपने गोपनीयता और जिसको उसको कॉन्फिडेंस में लेना, ये कैसे संभव हो पाता था? ये बड़ा इजी है। वो भी फर्स्ट मीटिंग मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इजी है। आप जेब में ना नोटों की गड्डी रख लो। ओके। जेब में नोटों की गड्डी रखो, लग्जरी कार से आप वहां जाओ, खादिम सब कुछ भूल जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। अगर आप गरीब बन के जाएंगे ना तो कोई भी नहीं पूछेगा आपको। फिर खादिम भी आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा, वो बात ही नहीं करेगा आपसे ज्यादा। आप जैसे ही, हम क्या करते थे, हम गड्डी निकालते थे, जो बाहर पीर फकीर बैठे रहते हैं उनको 100 रुपए बांटते थे, तो उन तक ये मैसेज चले जाता था कि कोई बाहर क्लाइंट आया है। आपको बताऊं मैं, हम गए इसी बात पे आपकी बताता हूं कि कॉन्फिडेंस में कैसे आते थे, उनका खुफिया तंत्र कैसा। हम गाजियाबाद की जिस दरगाह की अभी बात बता रहा था, वो खादिम को हटा दिया गया। अगले दिन खबर चली, हटा दिया गया। उसके खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज करा, पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया। ठीक। और खादिम जो उनकी कमेटी थी उसने उसे बर्खास्त कर दिया। हम जब उसके यहाँ घुसे, मिलने से मना कर दिया उन्होंने कि खादिम साहब किसी से नहीं मिलते। टाइम शाम के 4 बजे, तो उसने कहा कल आना। लेकिन हमारे पास टाइम कम होता है क्योंकि अलग अलग जगह जाना होता है, बाकी चीज़ें भी देखनी होती है। तो हमने एक टेक्निक अपनाई, वहीं से हमें टेक्निक मिली। हमने ना वहाँ 100 रुपये नोट बांटने स्टार्ट कर दिए। जब बांट के गेट से बाहर ही निकल, काफ़ी बड़ी दरगाह, बहुत मान्यता है उस दरगाह की। जब हम बाहर निकलने लगे तो एक आदमी आया, उसने कहा 1 मिनट सुनिए। मैंने कहा जी। उसने कहा खादिम साहब बुला रहे हैं। तो वीरेंद्र जी और मेरे सहयोगी जिन्होंने मिलकर मेरे साथ किया, हम दोनों मुस्कुराए और हमने हाथ जोड़ा। हमने कहा गुरु जी ने बुला लिया हमें। तो उन्होंने कहा आपकी जो आवाज है ना, वो ऊपर से आई है उनके पास, मतलब आपकी अर्जी पहुंच गई। अर्जी पहुंच गई। हम जब अंदर गए तो खादिम साहब बैठे थे बड़े से काउंटर पे, जैसे कोई लाला सेठ बैठता है बड़े से काउंटर पे। वहां में खुफिया कैमरे ना लगाने में बड़ी दिक्कत आई क्योंकि वो इतनी दूर बैठे हैं, किस फ्रेम में ले, कैसे ले, वहां बड़ा जोखिम हो गया था कैसे ले। और एक उनका भाई भी जो हमारा लगातार पीछा करता रहा, उसे शक हो गया था। जब हम सब कुछ कर चुके थे तब शक हुआ। हमारी गाड़ी तक पीछे पीछे आया, अपनी पहचान छुपा के कभी इधर देख रहा था कभी। जब हम वहां गए फिर उसने बाकी की बातेई करी। फिर हमें समझ गया एक सबसे बड़ी टेक्निक इसमें यही है, वो खादिम तभी आपसे मिलेगा जब उसे पता चल जाए कि आपके जेब में नोटों की गड्डी है और ये बड़ा इजी शिकार है, तब वो आपसे मिलेगा। उनकी भाषा में कहिए तो एक मोटी पार्टी है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई ने एक बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर लिया, अब उसका इंटरव्यू है और इंटरव्यू 2 लोगों का है। तो क्या हो सकता है इसमें? तो उसने कहा जो दूसरे वाला ना, मैंने कहा मेरा पड़ोसी है, दोनों का एग्जाम क्लियर हो गया, बड़ी अच्छी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, हर किसी को सरकारी नौकरी की चाहत होती है। मैंने कहा मेरे छोटे भाई ने सरकारी नौकरी का एग्जाम तो क्लियर कर लिया, अब इंटरव्यू है, इंटरव्यू 2 लोगों का, सिलेक्शन 1 का होना। खादिम साहब ने कहा कि मैं ऐसे जिन उतारूंगा, वो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसको भी मंत्रमुग्ध कर देंगे, वो भी वशीकरण हो जाएगा उसका, और जो एग्जाम देने वाला होगा ना उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो जाएगा ही नहीं। वो जाएगा ही नहीं। तो मैंने कहा जब जाएगा ही नहीं तो उसको भी वो कर देना, फिर तो जरूरत नहीं है कि जो इंटरव्यू लेगा, जब एक सिलेक्शन हो जाएगा वापस और मिल जाएगा। तो उसने कहा नहीं, क्या पता
क्या उसके दिमाग में आ जाए, नंबर तो ज़्यादा होने चाहिए। मैंने कहा यार देखो इसने कहाँ तक की बात सोची, हम तो सोते जाएगा। कह रहा है कम से कम जब मेरिट लिस्ट लगेगी नंबर तो ज़्यादा होने चाहिए। मैंने कहा नंबर, कह रहे नहीं मैं दोनों को करूँगा। मैंने कहा अच्छा तो क्या करेंगे, मुझे मैं बाद में बताता हूँ। उसने कहा क्यों, मैंने कहा कैसे कैसे करेंगे, फिर उसने पूरा बताया। तो मैंने कहा कि अब कितने पैसे, उसने कहा 50,000 रुपये। मैंने कहा अभी तो 25,000 बता रहे थे आप। तो कह रहा है कि जो इंटरव्यू वाले को करूंगा 25,000 उसके, जो एग्जाम देने वाला है 25,000 उसके, एक्सीडेंट के 25,000 हो गए और उसको वशीकरण के 25,000 रुपए। तो ऐसे रेट लिस्ट बनाते हैं लोग। मुझे लगा बड़ा भला आदमी है, बिना कहे उसकी कर रहा है। वो भलाई वो पैसों में देख रहा था, उसका लालच पैसे। एक जिन्ना से तो फिर उसको 25,000 ही मिल रहे थे। 25,000 मिलते। जब दूसरा जिन, और उसने बताया, उसने कहा मैं ऐसा जिन नहीं भेजूंगा, बड़ा लड़ाका जिन है और आपके बराबर में भी खड़ा है। तो मतलब जिन के हिसाब से भी रेट होते हैं क्या? जिन के हिसाब से। हमने उनसे पूछा था एक दरगाह में, मुजफ्फरनगर वाली दरगाह में, हमने उनसे पूछा कि कैसे कैसे जिन। उसने कहा देखो कमजोर जिन भिजवाओगे। मैंने कहा कमजोर, कह रहे दुबला पतला होता है तो 10-15 हज़ार लगेंगे, लेकिन अगर हम तगड़े पहलवान जिनों को भिजवाएंगे, लेकिन शारीरिक रूप से तो वो दिखते नहीं है। लेकिन तो वो कह रहे फिर मुझे हम- दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, उनको दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि जो कमजोर वाले जिन होते हैं उनका हमें गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है। जो मजबूत जिन होते हैं उनकी हम गारंटी लेंगे। तब उनका रेट अलग हो जाता है। उनका रेट अलग हो जाता है। अच्छा, एक चीज जो हर किसी के जहन में आती है, कई बार हम देखते हैं कि हम बड़े फ्रेम से, खुले फ्रेम से भी जब हम फ्रेम बनवा रहे होते हैं तो भी उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। फ्रेम जो हमें चाहिए होता है वो नहीं बन पाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जिन इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं वो किस तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं, कितना मुश्किल भरा रहता है, उनको इस्तेमाल करने में आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती है ताकि बिल्कुल भी कहीं भी कोई चूक ना हो? क्योंकि कई बार होता है ना कि आप उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को दोबारा फिर जाके रिपीट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बात जो कही। लक्ष्मी, जो इक्विपमेंट होते हैं ना उनके साथ सबसे बड़ा खतरा एक होता है, हर किसी की एक लाइफ होती है, उसकी बैटरी की भी एक लाइफ होती है। अगर ठीक टाइम में अगर हमने उस अपने टास्क को पूरा नहीं करा, उसके पाखंड को उजागर नहीं करा, तो बैटरी खत्म हो जाती है। और सोचिए अब दोबारा तो उसके पास जाते नहीं है, जा नहीं सकते हैं। वो कहेगा बार बार एक ही बातें पूछ रहा है, शक हो जाएगा। इसीलिए कहा कि शक हो जाएगा। हाँ, और बार बार इक्विपमेंट का वो चीजें ऑन करना उस लोकेशन पर, उस जगह पर आसान नहीं होता। तो हमारे साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो इसी चीज की आती है कि जब हम अपना टाइम स्टार्ट करें, उस टाइम के अंदर अंदर कई बार हमें इंतजार लंबा लंबा करना पड़ता है। तब हमें वहां दिक्कत आती है क्योंकि इनके पास भीड़ होती है। फिर हमारे साथ एक, हमारे पास वही सहारा लेना पड़ता है पैसे का। क्या आप कोई सब्स्टिट्यूट भी लेकर जाते हैं कि मान लीजिए हमने एक इस्तेमाल किया और उसका जो टाइमिंग है ओवर हो गया, नहीं हो पाया, तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी होता है? फिर हम बाद में जब हमें एक दो बार हमारे साथ हो गया ऐसा, फिर हम उसका सब्स्टिट्यूट ले जाने लगे। उससे आसानी हुई। कहीं ऐसा भी हुआ कि आप एक बार में अपने ऑपरेशन को नहीं अंजाम दे पाए? ऐसा हुआ। कहाँ हुआ? नोएडा में हुआ। नोएडा में हुआ कि जब हमने सब कुछ कर लिया और मौलाना ने, खादिम ने बड़ी खतरनाक बातें बोली कि हम उसको मार देंगे, उसको ऐसे कर देंगे। यार हमने कहा यार तो बहुत बातें, बहुत शानदार। हम गाड़ी में आए, हमने चीज़ें चेक करनी स्टार्ट करी, हमारी फाइल गायब, उसमें फाइल नहीं। तो अब लेकिन मैंने बताया ना वीरेंद्र जी हमारे बड़े पॉजिटिव इंसान है, उनका कोई बात नहीं, अभी वापस चल के करके आएंगे। मैंने कहा यार वापस चल के करके आएंगे, टाइम हो गया नमाज का, हजारों लोगों की भीड़ रहेगी, अब दिक्कत है। तो उसने कहा टेंशन मत लो। हमने कहा ठीक है, नहीं लेते भाई टेंशन। हम दोबारा गए तो उसने कहा मौलाना साहब हमें ना आपसे कुछ बात करनी है। उसने कहा क्या करनी है, अभी तो सारी बात करके गए। उसने कहा फिर आप बात करनी है नमाज के बाद। हम नमाज के बाद बैठे, हमने उससे बातें दोबारा वही बातें स्टार्ट करनी शुरू कर दी। तरीका वही। उसको शक नहीं हुआ? शक, हमने कहा ना पैसे के सामने, लालच के सामने सब अंधा हो जाता है। जब हमने फिर उसे पैसे पकड़ाए, हमने कहा हम आपको कुछ देना भूल गए थे। उसने कहा आपने दिए तो हमने तब पहले 1100 दे। हमने कहा 2100 पहले कम थे, अब ये लीजिए। हम वो समझना चाह रहे हैं कि वो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, क्या होगी, मतलब हम भरोसा आप पर कर पाए। और आपको बताऊं कोई भी अगर उसके मन में लालच ना होता, वो 100% हमें पकड़ लेता। लेकिन जैसे हमने पैसे देते हैं ना, हमने एक चीज देखी, कोई भी कब उनका पाखंड सामने ना आ पाए अगर इनके मन में लालच ना हो। ये फंसते सिर्फ लालच के चक्कर में, उन नोटों तो लालच के लिए तो करते हैं, लालच पैसे के लिए ही करते हैं आप, तो वो तो चाहिए। और आप सोचिए हमें ऐसे ऐसे लोग भी मिले, बहुत गरीब लोग। हम जैसे वहां से निकल जाते थे और पहले भी हम लोगों से बात करते रहते थे कि भाई इसमें क्या समस्या है, आपको क्या समस्या है। ऐसे ऐसे लोग मिले जिनको कैंसर की बीमारी है, और खादिम ने वादा किया हुआ है कि 1-2 महीने में आपका कैंसर दूर कर दूंगा। और आपके ऊपर उनके कैंसर आया हुआ है, खादिम ने बताया आपके ऊपर अशरात हैं। अशरात, आपके अशरात मतलब जिन जिन्नात है। सोचिए कि जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो उनके पास बैठे और मेडिकल ट्रीटमेंट खादिम ने बंद करवा दी। तो आप सिर्फ ठग नहीं रहे हैं,
आप जान से दूसरे खेल रहे की हैं। जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, जिंदगी- क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस में आके ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है। ट्रीटमेंट नहीं ले रहा। और एक दो जगह नहीं, हर दरगाह पर ऐसे लोग, मतलब ज्यादातर जहाँ गए वहीं मतलब ऐसे लोग। और अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, मतलब एक मन में सवाल ये था कि जब पहला आपने ये स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया तो वो आपने किस तरीके से शुरू किया, उसमें कितना डर था? क्योंकि देखिए, कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं तो थोड़ा सा हमें उसमें सावधानी भी बहुत ज़्यादा बरतनी होती है, मन में थोड़ा डर भी रहता है, सक्सेस होने के चांसेस भी 100% नहीं रहते हैं। जैसे जैसे आप अब कहानी बढ़ने बताता लगते हूँ हैं। यहीं से। हाँ बिल्कुल, हाँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमने सबसे पहले जब अपनी प्लानिंग कर रहे थे, सबसे पहले हम सिस्टम पे बैठे, एआई की फोटोज निकाली, एआई जनरेटेड फोटोज निकाली। हमने यहाँ से गाड़ी है, मतलब गाड़ी ली, अपनी गाड़ी से चल दिए। पहले तो कई जगह की शिकायत थी, हमने कहा उन शिकायतों में से चुने किसको। हम Yes. हम नोएडा की 3 दरगाह घूमे। एक जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ थी, हमने कहा टाइम ज्यादा लगेगा अभी, तो इसके बाद सेकंड टाइम आएंगे। भीड़ ज़्यादा है। हम नोएडा में भूरे शाह दरगाह है, सेक्टर 81 में, वहाँ चले गए। हमने खादिम के पास कई महिलाएं बैठी हुई थी, ओके। और हमें ना पता नहीं क्या मतलब मन में ही आ रहा था कि ये खादिम सही नहीं है। सही नहीं है। हमने कहा, फिर हम घुस गए, एआई की फोटो दी, और सोचिए कितनी पवित्र, कितनी लोगों की आस्था होती है। उस कब्र में चादर के नीचे वो फोटो डाल देते थे, और फोटो जैसे स्कैन कर रहा हो कोई फोटोकॉपी, फिर फोटो निकालते थे कि इसके बारे में मैंने देख लिया। महिलाओं के बारे में तो इतने अपशब्द बोलते थे, हमने वो चैनल पे भी नहीं सुना सकते ना, आपको बता सकते। इतने अपशब्द, इतनी, वो एआई की फोटो को देख के ही कि ये ऐसी है, ये, और उसका वजूद ही नहीं है धरती उसका पे। वजूद ही नहीं है, वो है ही नहीं। है ही नहीं, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसका इससे तो चक्कर है। सच्चाई तो इनकी यहीं से सामने यहीं आ से जाती सामने है। आए, फिर हम समझ जाते थे कि जैसे हम फोटो देते थे ना, फोटो देखते हुए कहता था ये आदमी तो सही नहीं, हम समझ जाते लेकिन अभी। कई बार कोई ऐसा भी मिला जिसने थोड़ा बहुत आपको समझ पाया हो रियलिटी में? कई बार हाँ, होता है, कहते हैं ना कि हाँ, हर मैं कोई बताता हूँ, नकली नहीं होता। हर कोई नहीं। जब आप 100 लोगों से मिलते हैं तो एक एक व्यक्ति में हो सकता है कि 10% कुछ ऐसा हो जो इन चीजों का अंदाजा लगा सके। यहीं पे एक दरगाह है नोएडा सेक्टर 62 में, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे एक दरगाह है, और बहुत बड़े एरिया में, और सारा आपको बता दूं सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है ज्यादातर, हाँ, जहाँ जहाँ मैंने देखा एक आपने वो भी दिखाया ग्रीन बेल्ट में, ग्रीन बेल्ट उसने के अंदर, लगा और रखा बहुत था। बड़ी बड़ी वहाँ बड़ी समर भी सोसाइटियों के लगी हुई बीच। थी बाकायदा, और सब कुछ पूरा मैनेज किया हुआ था। हम सेक्टर 62 गए, वो इतना शातिर था, वो खादिम इतना शातिर था, जहां कैमरा रखे वहां डायरी रख दे, जहां कैमरा रखे वहां कोई किताब रख दे, जहां कैमरा रखे वो फलों के सब्जी रख दे। हमारे सारे कैमरे हिडन कर दिए। अब हमें लगा कि हम इससे बातें तो कितनी भी कर ले, सिर्फ ऑडियो ऑडियो आएगा, और ऑडियो से हम क्या प्रूव कर पाएंगे, प्रूफ नहीं है कर ना? सकते। हमने कहा वीडियो आना चाहिए। हमने फिर एक टेक्निक अपनाई। हम वहाँ से कहा भी मौलाना साहब हम कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके आएंगे, बिना हम बात नहीं दिए। हम बाहर गए, मिठाई के डब्बे लेके आए। हमने मिठाई के डब्बों के अंदर से साइड में जी जो इक्विपमेंट रखते हैं वो सारी चीज़ें हटा दी, और हमने कहा आपके चरणों में रखना चाहते हैं। जब चरणों में वो मिठाई हम रखने गए तो हमने सारी चीज़ें हटा दी, तब हम अपना सेटअप वहाँ लगा पाए, जो खुफिया कैमरों का सेटअप होता है। और उस मौलाना का वो बीच बीच में बार बार, कभी उसे शक तो हो रहा था, शक हो रहा था। शक हो रहा था, कभी उस कैमरे को देखे, कभी तो उस कैमरे को। वो शक आपकी बॉडी लैंग्वेज से था या वाकई उसमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे शक्ति शक हो कुछ रहा नहीं, था? शक्ति कुछ नहीं थी वो ना? कई बार क्या होता है कि कुछ थोड़ा स्मार्ट है, क्योंकि संदेह कर तो हो काम ही जाता रहे, है। कर तो तो आप गलत काम रहे रहे, हो। और गलत काम करने वाला थोड़ा ज्यादा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही करोगे आपको अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत काम कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा अलर्ट हमें वो लगा उसने। और बीच बीच में जैसे अपनी बातें कह दे, पहले तो पैसों का नशा सवार, पैसे दिख रहे हैं उसे, दिखाई दे रहे हैं पैसे, और जैसे ही उसे थोड़ा सा झटका सा लगे, एकदम से कहे मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा, ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा। मैंने कहा यार ये कभी इधर कभी उधर, समझ नहीं आ रहा। लेकिन बाद में वो उसका पाखंड का खुलासा बाद में हुआ, जिसे हमने दिखाया भी, वो एक्सपोज हुआ। उसने, अच्छा सोचिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपको आता, विदेश में चुनाव हो रहे हैं, हाँ। एक ने हमसे कहा, हमने एक से कहा, हम गए, मैंने कहा मेरा भाई विदेश में इलेक्शन लड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और मैंने फर्जी वही एआई वाला एआई फोटो फोटो दिया। निकाली और उनको दिखाया कि ये मार्गरेटा है, ये डेविड है, इनके खिलाफ लड़ रहा है। तो उसने कहा इस जो डेविड की वाइफ है इसका वशीकरण कर दूंगा, डेविड चुनाव हार जाएगा। यहाँ बैठे बैठे 7 समुंदर पार वो चुनाव हरवा रहा है यहाँ बैठ के, किनके जरिए? जिन जन्नातों के जरिए। सोच के देखिए आप। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी बताइए, देखिए चूंकि जब मैं आपको सुन रही हूँ और जब हम लोग इस तरीके का ऑपरेशन देखते भी हैं तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जो सामने वाले को बिल्कुल भी शक ना होने दे। आप अपने जो भी इक्विपमेंट्स के साथ, जिस भी भावनाओं के साथ जो अपना एजेंडा लेकर जा रहे हैं, वो सामने वाले को बिल्कुल शक ना हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है।
जितने लोगों का आपने ऑपरेशन किया, ये स्टिंग ऑपरेशन किया, इनमें से कई लोग, आपने खुद ही बताया कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई लोगों को हटा दिया गया, कई लोगों को कमेटी ने हटाया, कई लोग खुद ही छोड़कर चले गए जब उनको पता चला, कई लोगों ने माफियां भी मांगी, हमने देखा। इसके बाद क्या आप किसी खादिम से मिले जिसका आपने पर्दाफाश किया हो? हमारे पास फ़ोन बहुत आए ओके। अलग अलग नंबर से कि मैं उनका, आपकी हिम्मत कैसे हुई, जान से मार देंगे, हाँ। ये कर देंगे, वो अलग अलग नंबर से, बहुत मतलब विदेशी नंबरों से भी फ़ोन आते हैं डेली। एक दो बार तो उठाए, हाँ कि हिम्मत कैसे हुई, हमारे वो ये लगते हैं, हमारे रिश्तेदार लगते हैं, वो लगते हैं। हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको करना वो कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना लक्ष्मी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हाँ। एक हमें खादिम मिले, बड़ी शानदार इंग्लिश बोल रहे थे। ओह। हमने कहा यार ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये गलत काम नहीं करता होगा कुछ, बड़ी शानदार इंग्लिश। हम बहुत इम्प्रेस हुए उससे, लेकिन हमने जैसी बातें करना शुरू किया, वो भी उन्हीं चक्करों में, वो पैसे के लालच में कि उसका वशीकरण कर देंगे, उसको मार देंगे, उसको दे देंगे। मैंने कहा इसकी ऐसी पढ़ाई लिखाई का, ऐसे संस्कारों का क्या फ़ायदा मतलब? जो आप समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ये इस्लाम की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, इसमें तो ऐसा कहीं नहीं दिया कि किसी निर्दोष को आप जो है वो बिल्कुल। मार दो, उसका आपने ये गलत काम सवाल कर दो। आपका बहुत शानदार सवाल कोई है। व्यक्ति इसका अपना घर चला रहा है, उसको तो पता भी नहीं है एक्चुअली कि उसका तो आपसे कोई संबंध ही नहीं है। अब मान आप- लीजिए मैं आपके पास जाती हूँ और आप उसका गलत करते हैं जो मेरा दुश्मन है, मतलब जिससे मेरी लड़ाई है, तो उससे तो आपका कोई वास्ता नहीं है, वो तो आपके लिए निर्दोष है। लक्ष्मी, जब हम हर स्टिंग ऑपरेशन से पहले और बाद में हम इस्लाम के अच्छे जानकारों से बात करते थे। हम बात ये करते थे क्या इस्लाम में इसके क्या जगह है। तो हमें कई इस्लामिक स्कॉलर ने बताया कि ये जो कर रहे हैं ये इस्लाम के खिलाफ है। ऐसी किसी की पढ़ाई करना, ऐसी दुआ करना जो किसी को नुकसान पहुंचाती हो किसी भी धर्म में, उसने कहा हमारा तो छोड़ दीजिए, उनका हमारी जानकारी के अनुसार किसी भी धर्म में ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं गया हूं कि मेरे भाई का इंटरव्यू है, दूसरे वाला वो भी किसी का बच्चा है, हाँ। है ना, मतलब है काल्पनिक लेकिन है, तो उसने भी मेहनत की होगी, उसने मेहनत की होगी। अब आप सोचिए उसके सालों की पढ़ाई को आप दावा कर रहे हैं कि 1 घंटे में खत्म कर देंगे, उसको एक्सीडेंट करवा दे रहे हैं। तो ये हमें बड़े चौंकाने वाले लगे। और सच बताऊं, शुरुआत में डर लग रहा था कि यार ऐसे को पकड़ गए थे। बाद में जब हमने देखा ना इन्हें एक्सपोज करना जरूरी है, फिर मजा आने लगा इन्हें एक्सपोज करने में। हमने कहा देश हित में अब ऐसे काम होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार लोग इसको लोगों की निजता का उल्लंघन से जोड़ देते हैं। कोर्ट की भी इसमें अपनी कुछ गाइडलाइंस रहती हैं। हालांकि मुझे याद है 2014 में केरल हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगर आप जनहित में कुछ इस तरीके के खुलासे करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, समाज के हित में, राष्ट्र हित में करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सही है। इस पर क्या कहते हैं? हम ये रिपोर्ट करने से पहले हमने कानून के जानकारों की सलाह ली। उसने कहा जो काम देश हित में, समाज के हित में और पाखंड को उजागर कर रहे हैं, तो आप देश के लिए काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। ये निजता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो लोग एक दुकान लगा के बैठे हैं और आप उनके पाखंड को एक्सपोज कर रहे हैं, तो निजता का हनन नहीं है। देश हित में जो भी रिपोर्ट की जाएगी उसका स्वागत है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे समझना चाह रही हूँ, जब हमने ये स्टिंग ऑपरेशन शुरू किए, क्या आपने उससे पहले ही इतने दरगाह पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर लिए थे, या फिर हमने सीरीज शुरू की और उसके बाद भी आप स्टिंग ऑपरेशन करते दरगाहों में जाते? हालांकि बताऊं, मेरे चैनल को मेरी सुरक्षा का बहुत ख्याल है। होना भी चाहिए, हमारे होना भी चाहिए। सीनियर्स ने मना कर दिया था कि शुरू करने के बाद आप मत नहीं जाना, लेकिन हम बताएं हम चले गए। हाँ, और एक जगह हमें पहचान लिया, होने के बाद पहचान लिया। हम एक मेरठ एक जगह गए, तो जब सब कुछ हो गया, हाँ, खादिम का बेटा आया, हम गाड़ी तक जा रहे थे, क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। तो वो मुझे बाय फेस भी जानता था, क्योंकि उसने चैनल पे देखा होगा। उसने कहा कि आप अनिल यादव हैं। अब मैं एकदम चौंक गया। तो मैंने कहा आप कौन है? कह रहा मैं खादिम साहब का बेटा हूँ। तो उसने हमसे दोनों तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में धमकाने की कोशिश करी कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो यहाँ मत किया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा अगर आप गलत हो तो सामने आएगा, अगर आप सही हो तो सामने आ जाएगा। तो वहाँ हुआ। और एक जगह बताऊं, एक जगह हम गए, वहां पे हमें पता नहीं कैसे, हम गाड़ी से निकले ही थे, हमने खादिम से बातचीत करना शुरू ही किया। वो खादिम इतना अलर्ट था, और बाद में उसका भी हो गया, वहां भी हुआ। फिर हमने दूसरा एक तरीका अपनाया था,
हम वेट कर रहे थे ना, इतनी देर में एक लड़का आया, उसने हमें नाम से बुलाया। वो उनका सहयोगी था, उसने हमें नाम से बुलाया। उसने कहा आप अनिल हैं? मैंने कहा जी। हाँ। उसने कहा आप वीरेंद्र हैं? उन्होंने कहा जी। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ता होगा, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदलने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मैंने आपको टीवी पे देखा है और इनका नाम सुना है, क्योंकि हम टीवी पे वीरेंद्र जी का भी नाम बोलते हैं, हालांकि उनका चेहरा भी सामने नहीं आया, हम चाहते नहीं अभी सामने आए। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों तो न्यूज़ चैनल में, वो न्यूज़ नेशन का नाम, फिर उसके आप लोगों को न्यूज़ नेशन पे देखा मैंने, उनका नाम सुना। तो मैंने कहा फिर, तो उसने कहा यहाँ ऐसा कुछ काम नहीं होता जिस मकसद से आप आए तब हैं। तक आप कर चुके थे शूट? नहीं किया था। उसके बाद हुआ। उसके बाद 10 दिन बाद हम गए, हम उस आदमी को पहचान रहे थे कि ये उस दिन ना रहे यहाँ। ओके। और एक दिन ऐसा आया, इतवार का दिन था, सुबह सुबह का टाइम था, 9 बजे का। तो उसने खादिम को अलर्ट नहीं किया? नहीं, हमने बातचीत करी, वहां से थोड़ा बहुत जल्दी निकल गए। और उसके बाद हमने उसका स्टिंग किया, उसका खुफिया कैमरे में उसके पाखंड को उजागर किया। वहां से भी आपने किया? वहां आपको डर 1% तो रहा होगा कि अगर वो व्यक्ति मिल जाता है, पहचान लेता है? हमें एक चीज थी, हमें कानून पे पूरा भरोसा। हमें ये था कि कुछ भी होगा, जान से तो नहीं मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, जान से तो नहीं मारेंगे। और अगर हम बच गए फिर इनका भी मतलब कानून, हम भी कानून का सहारा फिर लेंगे। लेकिन उन्हें भी डर तो होता है। बिल्कुल होता है। जो गलत कर रहा होता, गलत दुकान चल। और आपको बताऊं, एक गंग नहर के पास एक दरगाह है, उसने भी हमें जिन्नात हमारे साथ भेजे हमारा काम करवाने के लिए। जो दावा कर रहा था, काम तो हमारा कुछ था ही नहीं, सब फर्जी, हम कहानी लेके जाते थे। तो हम जब वहां गए, जब उसके घर में हम घुसे, तो उसकी बीवी ने हमसे कहा कि जो हमारे खादिम साहब है ना, यहाँ पे बड़े बड़े वीआईपी मंत्री आते हैं, आप खादिम साहब की खिदमत ऐसी करते ना, ये बड़े बड़े काम बनवाते हैं। मैंने कहा अच्छा। उनकी पत्नी ने कहा? उनकी पत्नी ने कहा। और उनकी पत्नी ऐसे बैठी थी, हम चाहते नहीं थे इनका चेहरा आए, क्योंकि हम नहीं चाहते थे। नहीं, ठीक है। लेकिन खादिम से बड़ा, क्योंकि हमारा मकसद तो खादिम ने, आम लोग कुछ भी बोलते रहे, खादिम से। उसकी पत्नी, जब मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया, मैंने उनको कहानी बताई कि मेरे को अपनी पत्नी से तलाक लेना, और वो खुद कहे। और उसने कहा पत्नी, मैंने कहा कोई कमी नहीं है, मेरे को दूसरी शादी करनी है। सोचिए, एक महिला को मेरा साथ नहीं देना चाहिए था और खादिम को रोकना चाहिए था। लेकिन उसने कहा बिल्कुल हो जाएगा। वो महिला बोल रही है, खादिम साहब की पत्नी, कि बिल्कुल हो जाएगा। और हम आपको बताएं, हम हर खुफिया रिपोर्ट में, जब हम खादिम की रिपोर्ट कर रहे होते, खादिम को कवर कर रहे होते थे, उनके पाखंड को उजागर कर रहे होते थे, हम बार बार एक शब्द कहते थे कि हमारा काम हराम का है। हम चोरी का भी काम करते हैं, हम डकैती का भी काम करते हैं, हम चोरी की गाड़ियां भी बेचते हैं। मतलब हम ये आपको बता रहे हैं कि हम गलत काम कर हम बता रहे हैं गलत काम, और आप गलत का साथ दे रहे हैं। और सोचिए, वो कह रहा है सट्टे में शिफा कर दूंगा, तुम्हारा AK-47 धड़ल्ले से, हम वो कह रहा है धड़ल्ले से बिकवा दूंगा, अपने जिन्नातों के जरिए। आपके ड्रग्स के काम को दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी आपके काम की। मतलब ये बताता है कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, बस पैसे से मतलब, सिर्फ। और सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी दरगाह हैं, हजारों लोग वहां पे माथा टेकने जाते हैं, और हर समाज के जाते हैं दरगाहों पर, हर समाज के लोग जाते हैं। बिल्कुल है। जहां पर इतनी आस्था रखते हैं, और इनकी सोच देखिए महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति, ये एक तरीके से देशद्रोह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, अब तक क्या आप काउंट कर पाए, कोई लिस्ट बन पाई कि हमने कितने लोगों के आपने स्टिंग ऑपरेशन किए, और उनमें से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों पर क्या क्या असर इसका देखने को मिला? देखो, एक बहुत अच्छी बात ये रही, मजबूरी भी रही। जितनी कमेटियां थी, सबने जिसका हमने खुफिया रिपोर्ट दिखाई, चैनल पर आई, सबने उनको बर्खास्त कर दिया। और कई जेल में गए, कई जेल में चले गए, कई को पुलिस उठा के ले गई। एक तो नोएडा में था, हमारे रिपोर्टर वहां से कवरेज कर रहे थे, अगले दिन जब हम फॉलोअप लेने जाते हैं, कवर कर रहे थे, ऑन एयर पुलिस उठा के ले गई। हमें अच्छे लगा कि ये पुलिस बहुत सतर्क है। बिल्कुल। देखिए, हमारा उद्देश्य भी तो वही है ना, कि जो लोग समाज के साथ गलत कर रहे हैं उनको रोका जाए, और उन पर एक संवैधानिक तरीके से, एक लीगल तरीके से कार्रवाई हो, ताकि बाकी लोगों के लिए भी एक मैसेज जा सके कि गलत का नतीजा ये होता है। हमें इसका ना, लक्ष्मी, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि न्यूज़ नेशन की जो मुहिम है ना, मैं कह रहा हूं कि अगर हजारों लाखों लोगों को तो पाखंड में डूबने से बचा लिया। जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं ना, कल को कौन जाता, आप जाते, मैं जाता, आपके परिवार वाले जाते, मेरे जाते, दर्शकों के परिवार वाले जाते, हजारों लोगों को न्यूज़ नेशन ने ठगने से, पाखंड
कि उस मकड़ जाल में फंसने से न्यूज़ नेशन ने बचा लिया। अंधभक्ति से आंखें खोली हैं। आंखें खोली। भक्ति कीजिए बट अंधभक्ति मत अंधभक्ति कीजिए। और मुझे लगता है कि जो हमने आपका देखा है वो स्टिंग ऑपरेशन आपने खादिमों का जरूर किया, लेकिन ऑपरेशन पाखंड में देखा है कि हमने किसी धर्म, किसी मजहब या फिर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हर धर्म के पाखंडी सामने आए। हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर धंधा चला रहा है, लोगों को ठग रहा है। लोगों को ठग रहा है। अब सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं खादिम जो कह रहे हैं कैंसर का इलाज कर देंगे। कैसे संभव हो सकता अब सोचिए वो कह रहे हैं हार्ट अटैक आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे। मतलब इनके पास दोनों चीजें हैं। ये हार्ट अटैक दे भी सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। ठीक भी कर सोच के देखिए, और कर कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ वो पैसा बुलवाता है। वो पैसे का लालच बुलवाता है उनके माथे पे। उनका कोई जिन्नात नहीं है, उनका जो पैसा का नाम का जिन है ना उनके माथे पे सवार है जो उनसे सब करवा रहा है। जिस दिन लालच छोड़ देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा एक पर्सनल सवाल भी है। आपने इतने सारे कैरेक्टर खुद में जो समाहित किए इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, परिवार, जानने वाले, फैमिली से किसी ने कुछ कहा इन सब चीजों को देखकर? नहीं, मेरे परिवार वालों ने पूरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर समाज के लिए कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है। उनका पूरा सहयोग रहा, पूरे चैनल का सहयोग रहा। सेफ्टी को लेकर तो कंसर्न सेफ्टी को सच बता दूं, मैं शुरुआत से ही इसी तरीके का हूँ। मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं क्रॉस कंट्री रनर रहा हूँ, मैं स्विमर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत से ही मुझे ये सब काम करने में बड़ा मजा आता है। कोई डर नहीं लगता। आगे जारी रहेगी ये? 100% जारी रहेगी। और क्या कुछ खुलासे देखेंगे दर्शक? अभी थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत बड़े बड़े खुलासे देखेंगे। हम चंद्रयान की लॉन्चिंग खादिम के द्वारा करवाते हुए दिखाएंगे। अच्छा। हाँ, हम ऐसे ऐसे खादिम दिखाएंगे जो अमेरिका में इलेक्शन जितवाएंगे, यहाँ बैठे बैठे जिन्नातों के जरिए 7 समुंदर पार आने वाले वक्त। बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका। और मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगी कि निश्चित तौर पर आप चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग अनिल जी दिखवाएंगे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए, खादिमों के जरिए, तो आप जरूर देखिएगा। आपने समय दिया, चूंकि बात और लंबी हो सकती थी, समय इतना ही है। कोशिश रहेगी कि आगे और चर्चा आपसे हो। बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।